हेलो बच्चों, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। आज से हम लोग एक नए सफर पे चलेंगे। काफी रोमांचक सफर है और काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ सफर है और ये सफर है हमारा क्लास 11 फिजिक्स का। क्लियर? इस सफर के दौरान हमें एक से एक रहस्यमयी चीजों को समझने का भी मौका मिलेगा। इस सफर में इन्वॉल्व एक से एक करामात साइंटिस्ट के थिंकिंग विचारों को हम लोग एनालाइज करेंगे और कुछ साइंटिस्ट तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं, उसको भी हम लोग इस पूरे सफर में एनालाइज करेंगे। लेकिन इस सफर में दो बड़े अहम पड़ाव हैं, ठीक है। उन दोनों पड़ाव को हम लोग एक एक करके बात करते हैं और फिर जैसा होगा हम लोग कहानी यहीं से शुरू करेंगे। यकीन मानिए क्लास 11th वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। आप अगर क्लास 11 के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स का ऐसा माना जाता है कि लगभग 70% आइडियाज क्लियर है। और मैं जब बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, तो मुझे भी ये बात समझ में आती है, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि पता है फिजिक्स के वो दो क्लास 11th में वो दो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव कौन से हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे वो दो वर्ड में से एक आज से शुरू होगा और एक वर्ड को हम लोग कुछ दिनों के बाद शुरू करेंगे, ठीक है। और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इतना जबरदस्त है कि अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझते हो तो आप फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों को क्लियर करने के बाद क्लियर, उनमें से एक पड़ाव है हमारा वेक्टर। तो हमारा दो बेसिक पड़ाव है, एक का नाम है वेक्टर, ठीक है, और दूसरा पड़ाव है हमारा वर्क एनर्जी पावर। इन दोनों में से खास क्या है, तो वेक्टर को लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। वेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग? लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का लैंग्वेज है, यकीन मानो ये क्लासिकल फिजिक्स का लैंग्वेज है और ये बहुत गजब का कंसेप्ट है, गजब, ठीक है। और वर्क एनर्जी पावर को हम लोग कहते हैं हार्ट ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का हार्ट है। ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जिस गधेड़े का, जिस बंदे का ये दोनों चैप्टर्स तगड़े होते हैं उनको फिजिक्स में बहुत हद तक आसानी हो जाती है। क्लियर? लेकिन सवाल उठता है कि सर ये दोनों टॉपिक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो यकीन मानिए अगर इन दोनों को आप बहुत अच्छे से समझते हो तो ऐसा माना जाता है कि आप 70% फिजिक्स का कंसेप्ट यहीं से क्लियर कर सकते हो। क्लियर? अब सवाल है कि सर वेक्टर को लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स क्यों कहते हैं? आप यकीन नहीं कर सकते कि अगर आप वेक्टर नहीं जानते हो तो फिजिक्स को एक्सप्लेन करने में आपको वैसा ही डिफिकल्टी महसूस करना पड़ सकता है जैसा कि कोई इंसान किसी देश में रहता है और उसको उस देश का लैंग्वेज पता नहीं है। सोचो कि आप जर्मनी गए और आपको जर्मन नहीं आता है, आपको जर्मनी में किस तरह का डिफिकल्टी हो सकता है रहने में, अपने आप को किसी चीजों को एक्सप्लेन करने में। सिमिलरली जिनको वेक्टर नहीं आता है उनको फिजिक्स में भी उसी तरह का डिफिकल्टी महसूस करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप वेक्टर नहीं जानते हो तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है, फिजिक्स को लिखने में, समझने में, एक्सप्लेन करने में बहुत डिफिकल्टी होता है। यकीन मानिए मैं अपने पूरे डिस्कशन के दौरान आपको एक ऐसा एग्जांपल बताऊंगा जिसमें कि न्यूटन जैसे इंसान को भी फिजिक्स को लिखने में बहुत लंबा चौड़ा कहानी लिखना पड़ता था और आपको मैं प्रूव करके भी बताऊंगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो इसी कारण से वेक्टर को लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। और यकीन मानिए वेक्टर जो है वो हाल फिलहाल में आया है, आज से 100 साल पहले की कहानी है। न्यूटन के जमाने में वेक्टर नहीं था, तो सोचो न्यूटन चीजों को कैसे लिखता होगा, ये भी हम लोग डिस्कशन में शामिल करेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि वेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखिए, आपको फिजिक्स का लैंग्वेज कम से कम क्लियर तो हो ही जाएगा। क्लियर? और दूसरा हमारा सबसे अहम पड़ाव है वर्क एनर्जी पावर। इसको तो हार्ट ऑफ फिजिक्स कहते हैं। खैर इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आज से शुरू करते हैं हम लोग वेक्टर। क्लियर? तो चलिए आज से हम लोग नए जर्नी की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भरपूर समर्थन करेंगे। बस समर्थन करने का कहने का मतलब यह है कि आप घर में जमकर पढ़ें, जमकर चीजों को एनालाइज करें और कुछ नए थिंकिंग और कुछ नए विचार अगर आपके मन में आते हैं तो वो हमसे जरूर शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि ये रिवोल्यूशनरीज आइडियाज लोगों तक पहुंचे, ठीक है, और लोग फायदा उठा पाए। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं जिन जिन टॉपिक्स को उठाऊंगा उसको मैं पूरा कंप्लीट वीडियोस अपलोड करूंगा,
प्रॉमिस करता हूँ इस बात का, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज से नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। और 11 के जो बहुत ही बेसिक, एक और चीज ध्यान देंगे कि कुछ लोग ये नहीं सोचना कि सर बहुत बेसिक चीजें बताते हैं, ठीक है। कुछ लोग मुझे इस मामले में भी ये रखते हैं। मैं आपको एकदम -∞ से +∞ तक ले जाऊंगा। आप बिल्कुल बिंदास जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे जुड़ते जाइए और मेरे आइडियाज के साथ अपने आइडियाज को मिक्स करते जाइए। सिर्फ ऐसा मत कीजिए कि मेरी बातों को सुनिए, जो मैं बता रहा हूं वही कीजिए, बिल्कुल नहीं। करना क्या आपको, मेरी बातों को सुनिए, अपनी बातों को उसमें मिलाइए और एक नया जो फॉर्म बनेगा वही आप अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो शुरू करें। वेरी गुड। चलिए, वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों के दिमाग में कॉमन सा सवाल जरूर आता है। वो क्या आता है जरा सोचिए। कुछ लोग बोलेंगे सर वेक्टर के साथ साथ एक वर्ड और हमने सुना है, स्केलर। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो आप, स्केलर क्वांटिटी। तो एक्चुअली में फिजिक्स में क्या है कि हमारे आसपास तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। कुछ बेसिक क्वांटिटी है, कुछ डिराइव्ड है ना क्वांटिटी। अब कुछ लोग बोले कि क्वांटिटीज क्या है, अरे देखो वही मास, वेट, फोर्स, ये सब के सब क्या है फिजिक्स में क्वांटिटीज है। क्लियर? हाँ, तो एक तरह से फिजिक्स के जो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करते हैं वो क्वांटिटीज है, शॉर्ट में, इन शॉर्ट। क्लियर? अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास बहुत सारे क्वांटिटीज हैं। क्लियर? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन क्वांटिटीज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन क्वांटिटीज को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक और भाग होता है, एक्चुअली में क्वांटिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्लियर? एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, एक होता है हमारा वेक्टर और एक होता है हमारा टेंसर क्वांटिटी। मैं टेंसर क्वांटिटी के बारे में वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करूंगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, किसी को भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का अंतर है। क्लियर? खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। इस पे ही हमारा ज्यादा फोकस होगा क्योंकि यही हमारा सिलेबस का पार्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसके बियॉन्ड में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि मेरा स्लोगन ही है गो बियॉन्ड द लिमिट्स। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। अच्छा हाँ सर, चलिए अब कहानी पे आइए सर, बहुत हो गया। हाँ, चूंकि ये आज पहला क्लास है तो थोड़ा सा हम लोग इधर उधर की भी बातें करेंगे, ऐसे मैं बहुत सीरियस रहता हूँ, तो चिंता करने की कोई बात बिल्कुल नहीं है। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि सर स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है ना। तो स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को कहते हैं, दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और मैग्नीट्यूड ओनली। वैसे क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ नंबर और मैग्नीट्यूड काफी पड़ जाए, उन क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वांटिटी स्केलर है, ये क्वांटिटी वेक्टर है। वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वैसे क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको नंबर और मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ जाए, ठीक है। सिर्फ नंबर और मैग्नीट्यूड काफी है, सिर्फ नंबर और मैग्नीट्यूड काफी है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? लेकिन वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करें, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, या थोड़ा सा बात कर भी लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, इसको भी हम लोग लेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। वैसे क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाए, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कम डायरेक्शन, वैसे क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ जाए, उस क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर चलिए, तो आप पहचानेंगे कैसे सर कि कौन सा क्वांटिटी स्केलर है और कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है। मैं एकदम क्लियर कट के बताता हूँ। देखिए, पहले ये सोचिए कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कोई भी क्वांटिटी अगर किसी बंदे ने मुझे दे दिया, तो मैं ये कैसे समझूंगा कि स्केलर है। तो पहले आप उस क्वांटिटीज को बहुत ध्यान से देखिए उसको लिखने का स्टाइल कैसा है, या उसको एक्सप्लेन करने में या उसको एक्सप्रेस करने में मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है। अगर उसको एक्सप्रेस सिर्फ आप मैग्नीट्यूड के हेल्प से कर दे रहे हो, तो वैसे क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि कोई क्वेश्चन को देखिए, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए कि उसका आंसर को कंप्लीट करने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है,
उन क्वांटिटीज के हिसाब से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी फिलहाल फोकस स्केलर पे बनाता हूँ। तो देखिए, आप पहला तरीका ये है कि आप नंबर और मैग्नीट्यूड, दूसरा आप कोई भी क्वेश्चंस को देखिए और उसके आंसर में देखिए उसके आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ी है, वैसे उस हिसाब से भी आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा, आप देखिए कि क्या उसको डायरेक्शन का जरूरत है या नहीं। अगर डायरेक्शन का जरूरत नहीं है तो उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये ठीक है, ये तो भाषणबाजी समझ में आ गया, मतलब यही ना हुआ कि स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से, दोज क्वांटिटी which can be expressed in terms of numbers or magnitude only is said to be a scalar quantity. These quantities does not depend on direction. Clear? या फिर दूसरा डेफिनेशन ऐसा भी कर सकते थे, those questions which can be answered only with the help of numbers are said to be a scalar quantities. But how can we define these quantities? है ना, ये तो क्लियर हो गया, डिफाइन कैसे करेंगे ये तो हो गया, हाउ कैन वी डिफाइन ये तो हो गया, लेकिन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस क्वांटिटी, इसको समझाता हूं मैं एक एग्जांपल से। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने पूछा कि आपका हाइट क्या है, ठीक है, जरा सोचिए, मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आपका हाइट क्या है, आपने आंसर दिया, मैं उस आंसर से बता दूंगा कि आप ये हाइट स्केलर है कि वेक्टर। तो मेरा सवाल क्या, ध्यान से देखिए, आपका हाइट क्या है, बताइए आपका हाइट क्या है। अच्छा 6 फीट, वेरी गुड। आपने क्या बोला, 6 फीट। अच्छा, आपने इस क्वेश्चन का आंसर जिस समय दिया, ध्यान से देखिए, इस आंसर को देते समय क्या आपने सिर्फ नंबर का सहारा लिया है? बिल्कुल। क्या आपने बोला कि सर 6 फीट इन द ईस्ट, डायरेक्शन का सहारा नहीं लिया है। किसी ने बोला 6 फीट इन द ईस्ट, किसी को भी तो पूछो व्हाट इज योर हाइट, तो क्या उसका आंसर क्या होता है, वो आंसर देता है सर 6 फीट। कभी किसी बंदे को ये कहते हुए सुने हो सर 6 फीट इन द ईस्ट, 7 फीट इन द वेस्ट, 8 फीट इन द नॉर्थ, 9 फीट इन द साउथ। देखो जरा ध्यान देखो, तो हाइट का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना है, मेरे ही हाइट का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊंगा मेरा हाइट वही रहेगा। सो माय हाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो वैसे क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो उन क्वांटिटीज को लिखने के लिए डायरेक्शन की जरूरत भी तो नहीं पड़ेगी ना। तो इसी तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भैया ये तो स्केलर है। क्यों? तो क्योंकि हाइट को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। किसी भी बंदे का हाइट 6 फीट है तो उसका डायरेक्शन से क्या लेना देना है, कोई लेना देना है क्या? तो वो बेटा ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, नॉर्थ में जाए, साउथ में जाए, हाइट रिमेन्स सेम, उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो देखो आपने ध्यान दिया, हाइट को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो इसको लिखने के लिए डायरेक्शन की जरूरत भी नहीं है कि नहीं? तो हम सिंपल कर सकते हैं कि चूंकि हाइट को एक्सप्लेन करने के लिए किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई हाइट इज कंसीडर्ड टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। और आप इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए, यहां सिर्फ एक नंबर है और उसके साथ डायरेक्ट ये मैग्नीट्यूड, ये तो समझिए वो हाइट का यूनिट है, तो यूनिट को हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ नंबर है, आपने ध्यान दिया, कभी किसी ने ईस्ट वेस्ट लिखा नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, हाइट हमारा स्केलर है। अच्छा सर चलिए एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, हाइट तो आप समझ गए होंगे। अच्छा सोचिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, आप बताइए कि आपका मास क्या है। जरा सोचिए, ये क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज योर मास। मास, ध्यान से सुनिए, मैंने मास बोला है, मैंने वेट नहीं बोला है। अच्छा जब मैंने मास बोला तो बहुत सारे लोगों का आंसर आया सर मेरा मास है 60 केजी, है ना। कुछ लोगों ने सर 6 का क्या पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ 60 केजी। अच्छा किसी भी बंदे को मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा मास क्या है, तो उसके आंसर को जरा ध्यान से सुनो, वो क्या बोलता है, सर मेरा मास है 60 केजी। ध्यान से देखो, उसने सिर्फ एक नंबर का सहारा लिया, 60 एक नंबर है, केजी तो यूनिट है। कहीं पर भी ध्यान दो, उसने डायरेक्शन बोला, बिल्कुल नहीं बोला। ध्यान से देखो, क्या उसने बोला 60 केजी इन द ईस्ट, सर मैं ईस्ट की तरफ जाता हूं तो 60 हो जाता है, वेस्ट में जाता हूं तो 70 हो जाता है, इसलिए मैं वेस्ट में नहीं जाऊंगा, मेरा मोटापा बढ़ जाता है, नॉर्थ में जाता हूं तो कुछ और हो जाता है, साउथ में जाता हूं तो कुछ और हो जाता है। क्या उसके मास का डायरेक्शन से कोई मतलब है? वो किसी भी डायरेक्शन में जाए उसकी मास 60 केजी ही रहेगी। मतलब यह हुआ कि मास का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर मास का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत भी तो नहीं है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अरे भैया मास को तो, जब भी कहीं कोई लिखता है तो हमेशा लिखता है 60 केजी। इसका मतलब यह हुआ कि मास क्या है,
स्केलर क्वांटिटी। कभी किसी को पूछो, अगर मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा मास क्या है, तो तुमने तुमने आंसर दिया 60 केजी इन द ईस्ट, बोला कभी क्या? हाँ, एक तरफ मैग्नीट्यूड और एक तरफ डायरेक्शन, ऐसा तुमने कभी बोला ही नहीं। इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है कि मास जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? अच्छा सर, ये समझ में आ गया। और कौन से क्वांटिटीज स्केलर है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो मैंने आपको क्लियर बताया। आप चीजों को 3 तरीके से देख सकते हो। पहले देखो कि क्या वो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। अगर ये नहीं क्लियर हो रहा है तो उनके राइटिंग स्टाइल को देखो, क्या उनको लिखते समय किसी भी तरीके से डायरेक्शन का सहारा लिया गया है? अगर उससे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो सवाल पूछ के देख लो ना, उसके आंसर से आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्केलर है या वेक्टर। जैसे मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि बताइए अभी टाइम कितना हो रहा है ना? तो कुछ लोग वीडियो को अलग अलग टाइम पे देखेंगे। मान लो किसी बंदे ने बोला सर अभी 10 AM हो रहा है। अच्छा, कभी किसी को ये बोलते हुए सुने कि सर 10 AM इन द ईस्ट हो रहा है, मैं घड़ी को इधर ईस्ट की तरफ ले जाता हूँ तो 10 AM हो जाता है। सर रुकिए सर, रुकिए, डायरेक्शन पलट दिया सर ये तो वेस्ट में 11 AM हो गया। ऐसा कभी किसी को बोलते हुए सुने? नहीं। तो टाइम अगर हमारा एक क्वेश्चन है तो इसके आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक नंबर काफी है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो टाइम हमारा क्या है? एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? तो कुछ लोग बोलेंगे सर अलग अलग देशों में टाइम, अरे वो तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन अलग चीज है और ज्योग्राफिकल लोकेशंस अलग चीज है। क्लियर? तो टाइम का भी डायरेक्शन से कोई रिश्ता नहीं। जैसे एक और एग्जांपल आप समझो, टेम्परेचर। आप खुद से पूछो टेम्परेचर, बताओ टेम्परेचर क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? लॉजिक से सोचो। अच्छा, सोच लिया, वेरी गुड। तो कितना है आंसर बताओ। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा कि बताओ रूम का टेम्परेचर कितना है? तो अभी कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तो गर्मी का मौसम है, तो एक काम करते हैं 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, कभी किसी बंदे को देखे हो कि वो लिखता है टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड इन द ईस्ट? अरे मैं ईस्ट की तरफ मुंह करता हूँ तो 38 डिग्री लगता है, और जैसे ही मैं वेस्ट में मुंह करता हूँ अरे 20 डिग्री ठंडा ठंडा महसूस होता है। ऐसा कभी किसी को बोलते हुए सुना है? बिल्कुल नहीं। क्लियर? हाँ, अब एसी लगा लेगा तो अलग मैटर है। अरे देखो, तो एसी का डायरेक्शन, एसी वो टेम्परेचर चेंज करने के लिए एसी जिम्मेदार है। हो सकता है टेम्परेचर चेंज करने के लिए बारिश जिम्मेदार हो सकता है टेम्परेचर चेंज करने के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन जिम्मेदार हो, लेकिन डायरेक्शन जिम्मेदार नहीं है। ध्यान से सुने, ठीक है? तो टेम्परेचर को अगर चेंज कर रहा है तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन डायरेक्शन का सीधा कोई रिश्ता नहीं है। मतलब टेम्परेचर कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से आप चीजों को बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो आप ध्यान से देखो, इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या चीज की जरूरत थी? सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी था, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। चलिए एक और सवाल पूछता हूँ, ठीक है? अच्छा बताइए, एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है? कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तक तो आपने जितना पूछा सब तो स्केलर था, मतलब पक्का एनर्जी वेक्टर होगा। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, बेटा मार के ना गर्दा उठा देंगे। सोचो एनर्जी क्या है, बताओ एनर्जी क्या है, सोचो। सोच लिए? वेरी गुड। कुछ लोगों का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। हाँ, एनर्जी आपका वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो स्केलर या वेक्टर? बोल दिए एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है रे। यहाँ समझ में आ रहा है ना? यहाँ को तोता और कौवा उड़ वाला गेम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे समझने की कोशिश करो। एनर्जी क्या है? स्केलर है। कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे स्केलर है? अच्छा एक बात बताओ, तुम किस हिसाब से समझना चाहते हो? चलो तीनों हिसाब से समझाते हो। पहले एनर्जी का राइटिंग स्टाइल को देखो। अच्छा, अगर मैं पूछता हूँ कि इस बिस्किट का पैकेट देखो ना, ये ग्लूकोज का पैकेट, कोई पूछता है कि बताओ उसमें कितनी एनर्जी है, तो उसमें लिखा रहता है ना। या कोई पूछता है इस कोयले में कितनी एनर्जी है या इस गैस में कितनी एनर्जी है, तो आप क्या लिखते हो? कभी भी आपने लिखा होगा 40 कैलोरी, ऐसे लिखते हो ना? लिखते हो कि नहीं आप 40 कैलोरी? कभी किसी ने लिखा 40 कैलोरी इन द ईस्ट? नहीं। कभी किसी को लिखते हुए देखे हो क्या? नहीं ना। तो राइटिंग स्टाइल में क्या आता है? सिर्फ नंबर का सहारा लिया जाता है ना, और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का सहारा लिया जाता है, और ये तो यूनिट है। तो देखो, किस एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ नंबर काफी है, एनर्जी का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मतलब एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कुछ लोग बोलेंगे सर फील नहीं आया, ये तो राइटिंग स्टाइल है, फील कैसे करेंगे? चलिए मैं समझाता हूँ, एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक गधेड़ा है, ठीक है? ये हमारा गधेड़ा है ना? इस बंदे को मैंने बोला, मान लीजिए ये बंदा धनबाद से रांची जाना चाहता है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ये बंदा धनबाद से रांची जा रहा है, ठीक है? ये बंदा धनबाद से रांची जाना चाहता है, ठीक है? और गाड़ी वाड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है। ध्यान से सुनिए, कहाँ से कहाँ जाना चाहता है? धनबाद से रांची, और गाड़ी का फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है।
तो क्या होगा जरा देखते हैं इस बंदे के साथ क्या होगा। चलिए जरा चेक करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब ये धनबाद से अगर रांची जाना चाहता है तो इसको एक काम करते हैं, फुल डोज ग्लूकोज पिला देते हैं, है ना। ग्लूकोज एकदम पूरा भरपूर पिला देते हैं। जैसे ग्लूकोज पिलाएंगे बताइए इसके बॉडी का एनर्जी लेवल में चेंज आएगा। तो इसके बॉडी में बताइए एनर्जी अभी फुल हो गया ग्लूकोज के कारण, यही एनर्जी डायग्राम ध्यान से देखना। अगर इसके बॉडी का एनर्जी लेवल चेंज हो गया ना, फुल हो गया। अच्छा अब सोचिए धनबाद से पैदल गया रांची, बताइए इसके बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? लॉजिक से सोचिए। कुछ लोग तो बोल रहे हैं सर बढ़ेगा, मेरा यहाँ तक आवाज आ रहा है, बेवकूफ हो। अकल से पैदल हो, एनर्जी लेवल घट गया, है ना। ध्यान से देखो एनर्जी लेवल घट गया। अच्छा वो धनबाद से रांची गया तो भी एनर्जी लेवल घटा है, ध्यान दो। अच्छा अब रांची चला गया, मैं बोला कि भाई तो वापस धनबाद जा, ये बोलेगा सर जब आपको धनबादे में रखना था तो काहे इतना घुमाए फिराए। मैं बोलूंगा क्या करोगे, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है तो थोड़ा सा पैदल चल दो ना, उनको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बोला ठीक है सर चलिए। अच्छा बताओ जब ये रांची से धनबाद जाएगा तो इसके बॉडी का एनर्जी लेवल क्या होगा? तो ध्यान से कुछ लोग बोलेंगे सर जब ये प्लस डायरेक्शन में गया था तो एनर्जी घटा था, इधर गया तो एनर्जी घटा, तो वापस आएगा तो एनर्जी बढ़ेगा। ऐसा सोच रहे हो क्या? अगर ऐसा सोच रहे हो ना तो तुमसे बड़ा ढक्कन इस धरती पे अवेलेबल नहीं है, पहले ये बात देख लो। अरे मूर्ख, ये जब इधर गया तो एनर्जी लेवल घटा, जब ये वापस आएगा तो भी तो इसका एनर्जी लेवल घटेगा ही, और ये एनर्जी लेवल देखो और घट के कहाँ आ गया, बेचारा यहाँ से और नीचे आ गया। यानी तुमने एक चीज ध्यान दिया, ये चाहे इधर जाए ये या वापस आए, ये किसी भी डायरेक्शन में जाए, इसकी जो एनर्जी में जो चेंजेस है वो हमेशा क्या हो रहा है, घट रहा है ना। आप ही सोचो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो एनर्जी का जो लेवल में जो चेंज आएगा वो हमेशा क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आप ईस्ट में गए तो घटा, तो जब वापस आने लगे तो बढ़ने लगा। अरे ऐसा कभी होता है क्या? अगर ऐसा होता तो सोचो कभी किसी इंसान को खाने की एक बार खा लेता तो पूरे जिंदगी भर खाने की जरूरत नहीं होती। खुद से सोचो कैसे। मान लो कि आप घर से स्कूल गए, आप घर से जब स्कूल जा रहे थे तो आपके बॉडी का एनर्जी लेवल तो घटा, तो जब आप स्कूल से वापस घर आएंगे तो उतना ही एनर्जी लेवल तो बढ़ जाता। अगर एनर्जी वेक्टर होता और इसका डायरेक्शन से कोई लिंक होता तो जब आप प्लस में जा रहे थे तो एनर्जी लेवल घट रहा था, तो जब आप माइनस में आ रहे थे तो एनर्जी लेवल बढ़ रहा था। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। मतलब एक बात तो तय है कि एनर्जी का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आप जाइए या आइए बेटा, एनर्जी लेवल जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। एनर्जी जाएंगे, वो आने वाले नहीं है। आप जाएंगे तो भी एनर्जी घटेगा, आप आएंगे तो भी एनर्जी घटेगा। क्या आपने डायरेक्शन पलट दिया तो एनर्जी का भी कोई डायरेक्शन हो गया क्या? पलट गया, एनर्जी बढ़ने की जगह घटने लगा, घटने की जगह बढ़ने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। समझ रहे हो ना, हमेशा घटा ही है। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में चलो एनर्जी हमेशा क्या होता है, घटता है। समझ में आ गया? इससे एक बात तो साबित हो जाता है कि भैया एनर्जी का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब एनर्जी का अगर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है तो जब भी आप एनर्जी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो एनर्जी को हमेशा लिखते समय सिर्फ नंबर काफी पड़ता है, नंबर के अलावा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग एनर्जी को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? एक और बहुत ही फेमस वर्ड है, कंफ्यूजिंग है, हम लोग जिसको बोलते हैं करंट, है ना। अच्छा चलिए आप लॉजिक से बताइए कि करंट क्या है। तो लोग बोले हाँ सर करंट तो वेक्टर है। हाँ सर ये तो समझ में आ गया, करंट हुआ वेक्टर है सर। अगर मैंने पूछा बताओ करंट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर? लॉजिक से बताइए, करंट स्केलर है कि वेक्टर? कुछ लोग बोलेंगे सर करंट तो वेक्टर है। मैं बोलूंगा तुम गधेड़े हो। बोलेगा सर कैसे, करंट में जब भी लिखते हैं तो डायरेक्शन दिखाते हैं। अरे बेवकूफ, ये डायरेक्शन दिखाते हैं, ये सिर्फ फ्लो का डायरेक्शन है। ये किसका डायरेक्शन है? फ्लो का डायरेक्शन है। और एक चीज याद रखो, ये डायरेक्शन किससे डिसाइड होता है? ये जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो किससे डिसाइड होता है? वो बैटरी के टर्मिनल से डिसाइड होता है। अगर आपने प्लस टर्मिनल इधर लिया, माइनस इधर लिया, बैटरी का ऐसा अगर कुछ लिया हुआ है और यहाँ से तार ऐसे लगा दिया तो करंट ऐसे जाएगा। लेकिन अगर आपने टर्मिनल बदल दिया तो फ्लो बदल जाएगा। तो ये फ्लो फिक्स नहीं है, फ्लो का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ये फ्लो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि प्लस किधर है और माइनस किधर है। अगर सोचो कि फ्लो डायरेक्शन से डिपेंड करता, तो अगर कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं है तो एक और उपाय है हमारे पास। अच्छा आप करंट को लिखो। कभी आप 10th में करंट के बारे में पढ़े हो ना, तो अगर किसी ने जब सॉल्व किए थे तो करंट का वैल्यू मान लो आया 2 एम्पियर, तो कभी किसी को ये लिखते हुए देखो 2 एम्पियर इन द ईस्ट,
नहीं, कभी लिखा है क्या आपने 2 एम्पियर इन द ईस्ट? सर ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा डायरेक्शन, हो गया सर, हमारा तो करंट तो स्केलर है, ये सॉरी वेक्टर है, यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड है, यहाँ डायरेक्शन। आपने कभी ऐसा लिखा क्या? नहीं लिखा ना। तो करंट को लिखते समय कि आपको सिर्फ किसकी जरूरत पड़ी थी? उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी थी, है ना। उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं पड़ी थी। तो इसलिए करंट क्या है? स्केलर है। एक और टेक्निक है जिससे हम लोग इस करंट को पहचान सकते हैं, वो टेक्निक है वेक्टर एडिशन टेक्निक, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो करंट बेसिकली हमारा क्या है? स्केलर है। तो मैंने आपसे एकदम क्लियर कट समझा दिया कि स्केलर क्वांटिटीज को आप पहचान कैसे सकते हो, आप लिखते कैसे हो, समझ में आ गया होगा। तो एक बार पूरा रिपीट कर देता हूं। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? क्लियर हो गया हो? सो दोज क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। और वैसे क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते हैं, उनको लिखने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हाँ, उनको एक्सप्रेस करने में नंबर काफी है। तो वैसे क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड और एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी। और आप देखो पहचान कैसे सकते हो? तो खुद से सवाल पूछो, अरे भैया ये क्या? तो आंसर को देखोगे तो आंसर को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्केलर है या वेक्टर है। और अगर अभी भी नहीं समझ में आता है तो आप किसी चीज का राइटिंग स्टाइल को देखो ना। राइटिंग स्टाइल में अगर आपको सिर्फ नंबर दिख रहा है और डायरेक्शन नहीं दिख रहा है तो ये बात तो एकदम क्लियर है कि बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं। क्लियर? लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है ना। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड वेक्टर? तो चलिए जरा समझते हैं, हम लोग इस चीज को समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है ना। तो यही है अब हमारा अगला टॉपिक। ठीक है, तो चलिए अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है ना। इसमें एकदम क्लियर हो गया है कि स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड या नंबर काफी है ना। उसका डायरेक्शन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। इवन टेलीस्कोप से भी उस देखोगे तो डायरेक्शन नहीं दिखेगा स्केलर क्वांटिटी में। क्लियर? लेकिन वेक्टर क्वांटिटी थोड़ा सा अलग है ना। वैसे क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़े, वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और खास बात यह है कि यहाँ पे दोनों का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक में ज्यादा इंफेसिस दोगे और किसी एक में कम। तो वैसे क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर आपने तो बोला कि ठीक है वेक्टर, लेकिन कैसे पता चलेगा कि इस किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत है? चलिए बताइए जरा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चालबाजी भी कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग होशियार होंगे वो समझ जाएंगे कि मैंने चालबाजी कहाँ की है। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि ये धनबाद का चौक है, हमारा सिटी सेंटर का चौक। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ये हमारा सिटी सेंटर का चौक है और सपोज कीजिए कि ये हमारा ट्रांसेंड फिजिक्स का लोकेशन है ना। ये हमारा कौन सा लोकेशन है? ट्रांसेंड फिजिक्स का। मान लीजिए कि इसका लोकेशन जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट में 5,0 है, ठीक है। मान लीजिए आप काफी इंटरेस्टेड हो हमसे पढ़ने के लिए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचो कि मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। मान लो कि आप इंटरेस्टेड हो हमसे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब आपने मुझे फोन लगाया कि सर आपसे पढ़ना है, कहाँ? तो मैंने बोला आप एक काम करो, सिटी सेंटर चौक आ जाओ और वहां पर किसी को भी पूछो तो तुम ट्रांसेंड फिजिक्स में पहुंच जाओगे, ठीक है। अब तुम क्या किए कि सिटी सेंटर चौक आके उतर गए और किसी एक अनजान आदमी से पूछ दिया, भैया ये ट्रांसेंड फिजिक्स कहाँ है? वो क्या था, वो बेचारा अपने घर में अपनी वाइफ से लड़के ही बाहर निकला था, ठीक है। उसका तो ऐसे ही मूड खराब था। तुमने उस अनजान इंसान को पूछ दिया, वो पहले ही से गुस्से में था। उससे तुमने पूछा कि भैया ये ट्रांसेंड फिजिक्स कहाँ है ना। अब तुमने उससे पूछ लिया, ठीक है। तो उसने बोला देखो भाई मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम चुपचाप 5 मीटर चले जाओ, चुपचाप 5 मीटर चले जाओ। देखो उसने ये आंसर दिया कि नहीं दिया, ध्यान से देखना। उसने ये आंसर दिया कि 5 मीटर चले जाओ। क्या उसका आंसर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? तो अब देखो उसने जो आंसर दिया है
उसने यूज किया है सिर्फ नंबर का। ध्यान से देखो, उसने किसका यूज किया है? नंबर का, है ना। यहाँ पे अब एक समस्या है, अगर उसने बोला 5 मीटर चले जाओ, तो बेटा वहां खड़ा होकर सोचेगा कि सर ये 5 मीटर किधर जाना है, ये तो बताया ही। तुम 5 मीटर तो कहीं भी जा सकते हो ना, इधर भी 5 मीटर जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, कहीं भी तो जा सकते थे तुम 5 मीटर। तो बताओ क्या ये आंसर काफी है आपको यहां से यहां पहुंचाने के लिए? नहीं। अगर आपको यहां से यहां पहुंचना है तो आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए था, साथ में क्या चाहिए था? बताइए क्या चाहिए था? क्या ये 5 मीटर बोल दिया ये आंसर काफी है आपको पहुंचाने के लिए उस लोकेशन तक? नहीं। तो यानी कि अगर आपको ट्रांसेंड फिजिक्स के लोकेशन तक पहुंचना है तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। समझ में आया ना? यानी कि अगर आपको किसी के लोकेशन को एस्टेब्लिश करना है विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर लोकेशन, तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। अगर स्पेसिफाई करना है कि ये जगह कहां है, तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है? डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकेशन ऑफ ट्रांसेंड फिजिक्स को अगर एक्सप्लेन करना है तो आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, साथ में डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लो कि आपने बोला कि अच्छा इस बार मैंने एक ऐसे इंसान से पूछा जो शादीशुदा था, घर से लड़ाई करके आया था, सही आंसर नहीं दिया, उसने आपको बताया 5 मीटर। ठीक है, तो ये काफी नहीं है। अब आपने दूसरे इंसान को पूछा, ठीक है, ठीक है, आपने एक ऐसे बंदे को पूछा जो आप ही के एज का है, आपने उससे पूछा भैया ये ट्रांसेंड फिजिक्स कहाँ है? उसने बोला देखो भाई 5 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, देखो उसने तो बोल दिया 5 मीटर इन द नॉर्थ, समझ में आया ना? तो आप 5 मीटर इन द नॉर्थ चले गए, आपको तो नहीं मिला, आप बोले बेटा ये भी बुड़बक बना दिया। आपने किसी तीसरे इंसान से पूछा भाई साहब ये ट्रांसेंड फिजिक्स कहाँ है? समझ में आया ना? उसने बोला एक काम करो, आप 4 मीटर वेस्ट में चले जाओ। समझ में आया ना? तुम इधर चले गए, तुम बोला ये भी बुड़बक बना दिया। तो बेटा भरोसा करे किस पे? तो तुमने क्या किया, एक छोटे से बच्चे को से पूछा कि बताइए ये ट्रांसेंड फिजिक्स कहाँ है? उसने बोला कि ये है 3 मीटर ईस्ट में। ठीक है, वो बच्चा भी तुमको गुलाटी मार के चला गया। समझ में आया? तुम बोले बेटा भरोसा करे तो किस पे करे? ठीक है, तो फिर तुमने लास्ट में मुझे फोन लगाया, बोला सर जितने लोगों से पूछा सबने टेढ़ा जवाब दिया है, बताइए अब हम कैसे पहुंचे ट्रांसेंड फिजिक्स तक? समझ में आया? तुमने मुझसे फोन लगाया, मैंने बोला देख भाई एक काम कर, तो 5 मीटर ईस्ट में आ जा तो ट्रांसेंड फिजिक्स पहुंच जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, इसमें से इसको देखो तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यहाँ तो डायरेक्शन है ही नहीं, मतलब ये गलत है। अच्छा देखो यहाँ पे आपने क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का यूज किया है, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का तो यूज अच्छे से किया गया, मैग्नीट्यूड सही है, लेकिन डायरेक्शन के गलत होने के कारण ये लोकेशन गलत हो गया। ध्यान से देखो। अच्छा अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ दोनों गलत है, मैग्नीट्यूड भी गलत है और डायरेक्शन भी गलत है, इसलिए ये लोकेशन गलत हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड गलत है, डायरेक्शन सही था, लेकिन फिर भी गलत हो गया। तुमने एक चीज ध्यान दिया, अगर कोई एक पार्ट भी गलत हो रहा है, चाहे मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन, तो पूरा का पूरा लोकेशन बदल जा रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज के अगर लोकेशन को बताना है, आपको किसी का लोकेशन को स्पेसिफाई करना है, तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सही तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे ये क्यों सही है? क्योंकि ध्यान से देखो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया गया। दैट्स व्हाई ये पार्ट इस लोकेशन को करेक्टली बता पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट देखो, ध्यान से देखो, तो किसी भी चीज के लोकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको 5 मीटर इन द ईस्ट लिखना पड़ा। तो ध्यान से देखो ये क्या था, 5 मीटर इन द ईस्ट में ये पार्ट था मैग्नीट्यूड और ये पार्ट था डायरेक्शन। समझ में आया ना? तो वैसे क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये क्लियर हो गया होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है समझ में आ गया ना? तो वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो देखो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियोज में हम लोग सीखेंगे कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो में चेंजेस लाऊंगा, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है आज मैंने आपको समझा दिया कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है।
मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए या जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, है ना। जैसे ये एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल में से एक है और मैंने एक ही तीर से दो शिकार किए। मैंने आपको वेक्टर का कंसेप्ट भी समझा दिया और इनडायरेक्टली मैंने आपको अपने इंस्टीट्यूट का लोकेशन भी बता दिया है। चलिए, गुड बाय।